जय हिंद सभी को। तो देखिए, आज मैं बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस एग्ज़ाम का सेट 5 लेके आया हूँ और आप लोगों को इसका सिलेबस पता ही होगा कि क्लर्क मेंस में टोटल 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स के रहेंगे और ये जो क्वेश्चन रहेगा 90 ये सेक्शन वाइज 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। सेक्शन जो है, पहला सेक्शन ऑब्जेक्टिव रहेगा आप लोगों का 35 नंबर का, जिसमें से कि 15 कंप्यूटर रहेंगे, बाकी मैथ रीजनिंग बेसिस के ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। सेलेक्टेड टेक्स्ट या ग्राफिक को कट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की आप लोग यूज करते हैं, बताइए। Ctrl+X, Ctrl+S, Ctrl+C या Ctrl+V। तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+X, ऑप्शन नंबर ए। ये हो जाएगा सही, ठीक है। दो देखिए, दूसरा है, एमएस एक्सेल में एक वर्कबुक को विशिष्ट वर्कशीट में बांटने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में एक वर्कबुक को विशिष्ट वर्कशीट में बांटने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। सीट टैब, नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार या नेविगेशन बटन। तो इसका आंसर हो जाएगा सीट टैब, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, प्राप्त ईमेल को देखने और प्रबंधित करने के लिए आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है। प्राप्त ईमेल को देखने और प्रबंधित करने के लिए आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है। ये तो बहुत इजी सा सवाल है। आप लोगों को अगर ईमेल जाता होगा तो आप लोग ईमेल को देखने के लिए कहाँ जाते हैं, कंपोज में जाएंगे या इनबॉक्स में जाएंगे। इनबॉक्स में ही जाकर देखते हैं, बहुत ईजी सा है। आगे देखिए, 4 नंबर, एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इफेक्ट्स श्रेणी से संबंध रखता है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इफेक्ट्स श्रेणी से संबंध रखता है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, स्ट्राइक थ्रू। क्या हो जाएगा, स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। आगे 5 नंबर देखिए, एमएस वर्ड में किसी पिक्चर, प्रोग्राम, वेब पेज या ईमेल एड्रेस का लिंक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में किसी पिक्चर, प्रोग्राम, वेब पेज या ईमेल एड्रेस का लिंक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका हाइपरलिंक, ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर देखिए, 1024 मेगाबाइट किसके बराबर होता है। 1024 मेगाबाइट किसके बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा बताइए, 1 गीगाबाइट हो जाएगा, ठीक है। 1024 मेगाबाइट क्या होता है, तो 1 गीगाबाइट, ठीक है। आगे देखिए 7 नंबर, कट, कॉपी तथा पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट की क्या है। कट का क्या हो जाएगा, कट का हो जाएगा Ctrl+X। तो ये कट गया है, ये तीनों में Ctrl+X है। कॉपी का क्या होगा, Ctrl+C। ये भी कट गया, ये भी कट गया, कंट्रोल कॉपी का ठीक है। पेस्ट का Ctrl+V, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। 8 नंबर देखिए, वेबसाइट या ब्राउज़र के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है। तो वेबसाइट या ब्राउज़र के मुख्य पृष्ठ को कहा जाता है होम पेज। क्या कहते हैं, होम पेज। आगे देखिए, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, वैक्यूम तो होगा नहीं, ये तो फर्स्ट वाला हो गया। तो क्या होगा, ट्रांजिस्टर हो जाएगा। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पर आधारित थे। WORM का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या होगा, ये आप बताएं। तो WORM का फुल रूप क्या होता है, फुल रूप होता है राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी। 11 देखिए, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ। 12 देखिए, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, 13 देखिए, 13 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला सूत्र सही रूप में प्रविष्टित है।
तो देखिए ये चारों को देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सम ब्रैकेट में क्या है A1:A10, यही फॉर्मूला सही है। 14 देखिए, कीबोर्ड में दी गई अंकों की कुंजी समूह को क्या कहा जाता है? कीबोर्ड में जो अंकों की कुंजी 0 से 9 तक, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है न्यूमेरिकल पैड। क्या कहा जाता है? न्यूमेरिकल पैड। ठीक है। 15 देखिए, फॉक्स प्रो क्या है? फॉक्स प्रो क्या है? तो यह एक डाटाबेस प्रणाली है। फॉक्स प्रो क्या है? तो एक डाटाबेस प्रणाली है। देखिए यहाँ कंप्यूटर का क्वेश्चन खत्म होता है। अब 16 से 35 तक, मतलब टोटल 20 क्वेश्चन आपको मैथ रीजनिंग के मिलेंगे। ये आप लोग घर पे कीजिएगा, मैं इसका PDF दे दूंगा आपको। अगर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो तो आप PDF से सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं सेक्शन बी में क्या है। सेक्शन बी जो है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है, ये 20 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। राइट एन एसे इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स गिवन बिलो। तो आपको 150 वर्ड के अंदर में ऐसे लिखना है कोई एक टॉपिक पे। पहला टॉपिक है वेमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस। तो मीनिंग तो आप समझ ही रहे होंगे, वेमेन मतलब औरत, और डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घर का जो झगड़ा होता है पति पत्नी के बीच, या और भी फैमिली में कोई किसी के साथ भी झगड़ा हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, बी कह रहा है फीमेल फोर्टिसाइड्स। फीमेल फोर्टिसाइड्स क्या होता है? तो जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत जगह क्या देखा जाता है कि अगर पता चल गया कि प्रेगनेंसी में जो बेबी है वो गर्ल है, तो उसका क्या किया जाता है? उसको मार दिया जाता है। तो उसी को कहते हैं फीमेल फोर्टिसाइड्स। ठीक है, तो इस पर आपको 150 वर्ड के अंदर लिखना है। तीसरा है नीड फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो इंडिया में क्या चाहिए? तो एजुकेशनल रिफॉर्म, कितना ज़रूरत है इंडिया में एजुकेशनल रिफॉर्म, इसके बारे में आपको 150 वर्ड में लिखना है। तो तीनों में से जो आपको सही लगे उसमें आप लिख सकते हैं। अभी से लिखना स्टार्ट कर दें, तभी जाकर आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। दूसरा देखिए, राइट अ लेटर इन अबाउट 50 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। कॉलेज के प्रिंसिपल को लेटर लिखना है 50 वर्ड के अंदर। टॉपिक कौन कौन सा है? तो दोनों में से कोई एक पे आप लिख सकते हैं। रिगार्डिंग एग्जेम्पशन ऑफ फी, मतलब पैसा, या मतलब स्कूल फी को क्या करना है, कॉलेज फी को माफ़ करना है, उसके रिगार्डिंग लिखिए। या लिखिए क्या, रिगार्डिंग सीकिंग लिविंग फॉर 5 डे, 5 डे का आप छुट्टी चाह रहे हैं, इसलिए आप उसके लिए लेटर लिखे कॉलेज के प्रिंसिपल। तीसरा नंबर कह रहा है मेक सेंटेंसेस टेकिंग द इडियम गिवन बिलो। तो ये सब इडियम है, मतलब इंग्लिश में, हिंदी में इसको मुहावरे बोलते हैं। तो वही चीज़ है। पहला क्या है, बाइट द बुलेट। तो देखिए बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू डू समथिंग अनप्लीजेंट और डिफ़िकल्ट। टू डू समथिंग अनप्लीजेंट और डिफ़िकल्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसा करना जो कि डिफ़िकल्ट है, या आप उसको नहीं चाह रहे हैं फिर भी वो चीज़ करना पड़ रहा है। अनप्लीजेंट मतलब होता है आपको वो पसंद नहीं है, यही होता है। तो देखिए इसका मीनिंग तो आप लिख दिए कि टू डू समथिंग अनप्लीजेंट और डिफ़िकल्ट। अब इसको सेंटेंस में कैसे बनाएंगे? तो इसको सेंटेंस में कुछ भी आप बना सकते हैं। मैं एक सेंटेंस बता रहा हूँ, सुन लीजिए। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू अंडरगो सर्जरी इमीडिएटली। मतलब कि डॉक्टर ने मुझे ऐसा एडवाइज किया कि मुझे जल्दी से ही सर्जरी करवाना चाहिए। सो आई हैड टू बाइट द बुलेट एंड एग्री डिस्पाइट माई फियर। इसलिए मुझे क्या करना पड़ा? तो बाइट द बुलेट करना पड़ा, एंड एग्री डिस्पाइट माई फियर, मतलब मेरे डर के बावजूद मुझे एग्री करना पड़ा। बाइट द बुलेट का अर्थ यही हो गया कि टू डू समथिंग अनप्लीजेंट और डिफ़िकल्ट, ऐसा कुछ करना जो कि डिफ़िकल्ट है या आप उसको नहीं चाह रहे हैं। बी क्या कह रहा है, कॉल आई स्पेड आई स्पेड। कॉल आई स्पेड आई स्पेड, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है स्पीक क्लियरली एंड डायरेक्टली। स्पीक क्लियरली एंड डायरेक्टली मतलब कि साफ सुथरा बोलना और सीधा बोलना, घुमा फिरा कर नहीं बोलना, सीधा बोलना। तो देखिए इसका सेंटेंस बनाते हैं। इसका आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही। आपको बेशक आपको जब तक मीनिंग नहीं पता होगा तब तक आप उसको समझ नहीं पाएंगे, ना सेंटेंस बना पाएंगे। इसलिए मैं मीनिंग बता रहा हूँ ताकि आप लोग मीनिंग समझें। ठीक है, तो कॉल आई स्पीड का क्या मतलब हुआ? स्पीक क्लियरली एंड डायरेक्टली। अब तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको सेंटेंस का, सुन लीजिए।
ही इज़ नोन फॉर हिज ऑनेस्टी, ही विल ऑलवेज कॉल अ स्पेड विदाउट वरिंग अबाउट ऑफेंडिंग एनीवन। कहने का मतलब है कि वो अपने ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है और वो क्या करता है, तो वो डायरेक्टली और क्लियरली बोलता है, बिना ये सोचे कि उसको कौन ऑफेंड करेगा, मतलब उसका कौन विरोध करेगा। तो ये एक तरह का सेंटेंस हो गया इस मीनिंग का, कॉल अ स्पेड का। तीसरा है बरी द हैचेट। इसका मतलब क्या होता है, बरी द हैचेट का मतलब होता है टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट। कोई एक डिसएग्रीमेंट है, उसको आप क्या कर दीजिए, सेटल कर दीजिए, तो उसको क्या बोलेंगे, बरी या हैचेट। ठीक है। अब इसका जो है सेंटेंस ऐसा हो सकता है, आप लोग कुछ भी बना सकते हैं। आफ्टर ईयर ऑफ राइवलरी द टू कंपनीज डिसाइडेड टू बरी द हैचेट एंड कोलैबोरेट अ न्यू प्रोजेक्ट। कहने का मतलब कि दो आफ्टर ईयर ऑफ राइवलरी मतलब दुश्मनी करने के बाद, राइवलरी मतलब होता है विरोध करना, दुश्मनी करना। तो आफ्टर ईयर ऑफ राइवलरी द टू कंपनीज डिसाइडेड टू बरी द हैचेट। तो दोनों कंपनी ने आखिर में ये डिसाइड किया कि इस डिसएग्रीमेंट को क्या करते हैं, सेटल करते हैं और कोलैबोरेट करके एक न्यू प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। ठीक है। आगे देखिए, आगे दिया है 4 नंबर, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। तो चलिए हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं और फिर इसका आंसर करेंगे। तो देखिए, अगर आप मेरे पिछले वीडियो को भी देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मेरा पैसेज बनाने का तरीका कुछ ऐसा है कि मैं पहले क्वेश्चन देखता हूँ फिर पैसेज पढ़ता हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट इज़ द ग्रेट बैरियर रीफ नोन फॉर। ग्रेट बैरियर रीफ को किस लिए जाना जाता है। वैसे तो ये सब चीज़ जो है आप लोग जीके में पढ़े होंगे कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी एरिया में है। ऐसा कुछ करके आप पढ़े ही होंगे, ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए पढ़ते हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ किस लिए जाना जाता है, नोन फॉर किस लिए। चलिए आइए। द ग्रेट बैरियर रीफ, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम, स्ट्रेचेस ओवर 2300 किलोमीटर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो यही इसका आंसर हो गया। किस लिए जाना जाता है ग्रेट बैरियर रीफ को, तो इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह क्या है, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है। वर्ल्ड का पूरा लार्जेस्ट क्या है, तो कोरल रीफ सिस्टम है और ये फैला है इतना किलोमीटर में ऑस्ट्रेलिया के तट से। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बी देखिए, बी क्या लिखा है, व्हाट आर सम ऑफ द स्पीसीज फाउंड इन ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ में कौन कौन सा स्पीसीज पाया जाता है, कुछ स्पीसीज का आपको डिटेल बताना है, नाम बताना है। तो देखिए, यहाँ तक पढ़ लिए थे, आगे पढ़ते हैं। इट इज़ अ वाइब्रेंट इकोसिस्टम होम टू अ स्टनिंग एरे ऑफ मेरीन लाइफ इंक्लूडिंग थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ फिश, कोरल, मोलस्क एंड सी टर्टल। तो यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलता है, तो थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ फिश, कोरल, मोलस्क एंड सी टर्टल्स। यही हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है। सी देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज द मेन थ्रेट टू द ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ को मेन खतरा क्या है, पर मेन खतरा या प्रमुख खतरा क्या है। तो देखिए पढ़ते हैं आगे, यहाँ तक पढ़ लिए थे। दिस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हाउएवर फेसेस इंक्रीजिंग थ्रेट्स फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, प्राइमरली ओशियन वार्मिंग एंड एसिडिफिकेशन विच लीड टू कोरल ब्लीचिंग। तो इसका आंसर इसी में छुपा है। क्या पूछ रहा था आपसे कि मेन थ्रेट क्या है, तो मेन थ्रेट क्या है, तो मेन थ्रेट है थ्रेट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से इसको मेन थ्रेट है, और क्लाइमेट चेंज में भी प्राइमरीली मतलब प्रमुख कौन सा है, तो ओशियन वार्मिंग और एसिडिफिकेशन। ओशियन जो गर्म हो जा रहा है और अम्लीकरण हो जा रहा है ओशियन का, यही क्या है, प्रमुख कारण है या प्रमुख थ्रेट है, खतरा है किसको, तो ग्रेट कोरियल रीफ को, ग्रेट बैरियर रीफ को। ठीक है, आगे देखिए, सी तक हो गया। डी देखिए, बिसाइड्स क्लाइमेट चेंज व्हाट एल्स कंट्रीब्यूट्स टू द रीफ्स डिक्लाइन। कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज के अलावा और कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि रीफ का डिक्लाइन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब रीफ को ख़राब करने, डिक्लाइन करने या नष्ट करने, बर्बाद करने, जैसे आप समझे। कौन सा चीज़ है जो इसको बर्बाद करने या ख़राब करने में लगा हुआ है क्लाइमेट चेंज के अलावा। तो देखिए आइए पढ़ते हैं क्या है। यहाँ तक तो पढ़ लिए थे। आगे है, pollution from coastal development and agricultural run off also contribute to the reef decline। यही आंसर हो जाएगा आपका। क्लाइमेट चेंज तो मेन था ही, इसके अलावा क्या हो गया, तो pollution from coastal development।
उड़ीसा के जो कोस्टल एरिया है, मतलब समुद्र के किनारे का जो एरिया है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, उसके कारण एक तो खतरा है। दूसरा क्या है, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, मतलब एग्रीकल्चर से जो मतलब कि रन ऑफ है, मतलब जो भी कचरा बचता है वो समुद्र में आके मिल रहा है, कोस्टल एरिया में मिल रहा है जाकर, वही क्या है, रीफ का डिक्लाइन का कारण बन रहा है। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ से यहाँ लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा। देखिए सेक्शन बी इंग्लिश वाला 20 नंबर का खत्म हो गया, बाकी बचा है सेक्शन सी, ये भी 20 नंबर का है। पहला क्या लिखा है कि किसी प्रतिष्ठित अखबार के संपादक के पास एक पत्र लिखिए जिसमें स्थानीय मुद्दों को उनके अखबार में प्रकाशित कर उससे संबंधित अधिकारी का ध्यान खींचा जा सके। तो ये आप लोग घर पे लिखिए, अभी से ही लिखना सही रहेगा, आप लोग अभी से ही लिखें। नीचे दिए गए शीर्षकों में किसी एक पर निबंध लिखें 100 शब्दों में। अब जिस पे आपको अच्छा लगता है आप लिखें। राजनीति में शिक्षा कितनी आवश्यक है। दूसरा है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, किसी एक पे आपको लिखना है। तीसरा देखिए नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ बताते हुए प्रत्येक पर वाक्य बनावे। आपको मुहावरे का अर्थ भी बताना है और वाक्य भी बनाना है। पहला है क्या, गले का हार बनना। तो गले का हार बनना का अर्थ होता है अत्यधिक प्रिय होना। तो वाक्य कैसे बनाए, तो वाक्य कुछ भी बना सकते हैं। मैं एक वाक्य बोलता हूँ जो बुक में लिखा है कि बेटी अपने माता पिता के गले का हार है, तो ये लिखिए। और अगर आपको इस सेंटेंस से विरोध है कि बेटी ही क्यों है, पापा की परी ही क्यों गले का हार है, तो आप लोग अपना लिखिए कि बेटा मम्मी का मगरमच्छ वही क्या है, गले का हार है। आप इसको ऐसे लिखिए। ठीक है। बी देखिए पाँव पीछे खींचना, इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है किसी कार्य से मना करना। वाक्य बना दीजिए, कठिनाई देखकर उसने अपने पाँव पीछे खींच लिए। सी देखिए सिर पर भूत सवार होना, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है किसी काम का अत्यधिक जुनून होना। पढ़ाई का ऐसा भूत सवार हुआ कि उसने सिविल कोड कलर मेन का एग्जाम निकाल लिया और इंटरव्यू भी पास कर गया। ऐसा करके कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। डी देखिए जहर का घूंट पीना, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है मजबूरी में कष्ट सहना। वाक्य में आप लिखिए अपमान सहकर भी उसने जहर का घूंट पी लिया। आगे देखिए, आगे दिया है नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखे। विलोम शब्द लिखना है आपको। तो संपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है, इसका विलोम शब्द होता है विपत्ति। विपत्ति, यही हो गया। संभव का बी देखिए इधर है प्रफुल्लित। प्रफुल्लित का क्या होता है, खीन होता है। क्या होता है, खीन, खीन होता है प्रफुल्लित का। ठीक है। संभव का क्या होता है, तो इसमें अ लगा दीजिए तो असंभव हो जाएगा। हो गया। संतोष का क्या होता है, तो अ लगा दीजिए असंतोष हो जाएगा। इजी है। विनम्र का क्या होगा, इसका थोड़ा दूसरा है अहंकारी होता है। क्या होता है, अहंकारी। विनम्र का क्या होता है, अहंकारी। ठीक है। चलिए तो इस तरह से सेक्शन सी हिंदी वाला भी और डिस्क्रिप्टिव खत्म हो गया। बचा सेक्शन डी जनरल नॉलेज है और करंट अफेयर है। 15 नंबर का वन लाइनर रहेगा, ऑप्शन नहीं रहेगा। वेरी शॉर्ट आंसर रहेगा इसमें। ठीक है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, बताइए कब पारित हुआ। तो ये पारित हुआ था 2013 में। कब पारित हुआ था, 2013 में। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, 2013 में। बी नंबर देखिए लिखा है हरित क्रांति के जनक कौन है। तो हरित क्रांति के जनक कौन है, आप लोगों को पता होगा कि आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए दांडी नमक मार्च का नेतृत्व कब और किसने किया। तो दांडी नमक मार्च का नेतृत्व कब हुआ, तो 1930 में हुआ। कौन किए थे, तो महात्मा गांधी किए थे। ठीक है। पी पे आते हैं, कौन सा राज्य भारत का अन्न भंडार कहलाता है या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा पंजाब। कौन सा राज्य को कहते हैं भारत का अन्न भंडार, पंजाब को। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो देखिए भ्रंश घाटी से ऐसा तो नहीं लिखा है कि दो लिखिए, कोई एक भी लिख सकते हैं आप। मैं आपको दोनों नाम बता देता हूँ जो बुक में है, नर्मदा और ताप्ती। आगे देखिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, ये हुआ था 1973 में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुआ, 1973 में। आगे कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित है,
तो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित है आर्टिकल 29 और 30। एच कह रहा है राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है कब? 23 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। ठीक है, 23 दिसंबर को। आइए देखिए, हाल ही में भारत का पहला हरित रेलवे स्टेशन कहाँ शुरू हुआ? भारत का पहला हरित रेलवे स्टेशन कहाँ शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। गुवाहाटी। ठीक है, यही हो जाएगा सही आंसर। आगे देखिए, कह रहा है किस राज्य ने 2024 में महिला उद्यमिता योजना शुरू की? तो महिला उद्यमिता योजना शुरू करने वाला हो जाएगा राजस्थान। आरजे मतलब राजस्थान लिखे हैं शॉर्ट में। ठीक, आगे लिखा है भारत के हाल ही में बने गए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किसने किया? तो ये हो गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक है, आगे है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ये सब तो आप लोगों को छूटने वाला है नहीं एग्जाम में, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, राज्यसभा के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष के। ठीक है, आगे है एन मानव शरीर में कितने हड्डियां होते हैं? तो 206 हड्डियां होते हैं। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो SBI है। यही हो जाएगा आपका सही आंसर। तो देखिए, इस तरह से 90 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिए, बाकी मैथ रीजनिंग का नहीं दिए हैं। वो आपको PDF में मिल जाएगा, आप लोग घर पे बनाइए। अगर कहीं फंसते हैं तो PDF से सॉल्यूशन देख सकते हैं। PDF आपको कहाँ से मिलेगा? टेलीग्राम पे आप आकर ज्वाइन कर लें ग्रुप को, या फिर मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, मैं आपको PDF भेज दूंगा और ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। यही मेरा नंबर है। ठीक है, तो इतना ही बोलूँगा कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए मेरा वीडियो। तो ठीक है, मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे सेट नंबर 6 में अगले की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।